हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे उपन्यास चल रही है, उसका 8 भाग में आप लोगों के समक्ष रख दिया है मैंने। उधार का सुख मेरा पहला हिंदी उपन्यास है, जिसका 8 भाग में आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब ये 9वां भाग में आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने जैसे देखा कि चंदा और कुंवर की शादी हो जाती है और उसके बाद पूरा 1 सप्ताह तक गांव में जश्न मनाया जाता है। सभी खुश होते हैं, पूरा सबको दान उन किया जाता है, सारी चीज़ें सारी वस्तुएं दी जाती है, गांव में भोज होता है। और फिर 4 दिन के 1 सप्ताह के बाद चंदा और कुंवर दोनों जो है सो अपने हनीमून के लिए देश विदेश की सैर पे निकल जाते हैं। पूरे 1 महीने घूमने उमने के बाद चंदा और कुंवर जो है सो देश विदेश की सैर कर गांव वापस आ जाते हैं। चंदा गांव नहीं आना चाह रही थी, पर कुंवर ने कहा कि नहीं, पहले गांव चलेंगे। तो अब गांव वाले जो है सो उसे चंदा नहीं बल्कि ठकुराइन कह के संबोधित करते हैं। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी नतमस्तक थे। चंदा फूली नहीं समा रही थी। कुंवर गांव वालों का दिल जीतने के लिए गांव के सुधार में हाथ बटाने लगे थे। ग्राम पंचायत के लिए एक बहुत ही मजबूत भवन तैयार करवा दिया था। सड़कें भी पक्की करवा दूंगा और बिजली के लिए भी सरकार से बात करूंगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने गांव वाले को दिया था। मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी थी और गांव में सप्ताह में 1 दिन हाट लगने की भी व्यवस्था कर दी थी, जिससे अब हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए शहर भागना नहीं पड़ रहा था। अगल बगल के गांव वाले भी उसमें आकर के हिस्सा ले रहे थे। गांव वाले भी उसका हाट में आके हिस्सा लेते थे। समय जो है सो धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब चंदा और कुंवर से कोई भी खौफ नहीं खाता था। अब कुंवर से कोई भी नहीं डरता था। सभी कुंवर को अच्छा समझते थे। कुंवर से बातचीत करते थे, कुंवर से आके मिलते जुलते थे, अपनी परेशानियां कुंवर से बांटते थे। नई दुल्हन जो है सो अपने पति के साथ आके कुंवर का आशीर्वाद लेती थी, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाती थी। लोग उसे अपने घर में निमंत्रण देने के लिए आते थे। मिला जुला के अब जो है सो गांव की स्थिति बिल्कुल संभल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। लोग बेझिझक अब कुंवर से बात करते, कोई भी खौफ नहीं था। मिला जुला कर स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। चंदा तो जैसे अपनी बड़ी बहन दुर्गा को बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है। समय का काम है चलना और चलते रहना। समय बीतते बीतते 2 महीना हो गया था। तब कहीं जा कर के लोगों को दुर्गा का ख्याल आया था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दुर्गा न जाने कब और कहाँ चली गई थी, ये किसी को भी पता नहीं चला। उड़ते उड़ते ये खबर हवेली भी जा पहुंची। चंदा और कुंवर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। अब चंदा को गांव में मन नहीं लग रहा था। वह कुंवर से जीत करके शहर जा करके रहने लगी। गांव का सारा देखभाल अब मुनीम जी के जिम्मे आ गया। कभी कदार कुंवर गांव आते पर तुरंत चले जाते, पर चंदा तो जैसे गांव का नाम ही भूल चुकी थी। शहर आकर के वो बिल्कुल बिलायती बन गई थी और बहुत ही आधुनिक हो गई थी। क्लब, शराब और जुआ, किटी पार्टी, जो कभी कुंवर की आदतें थी वो सब अब चंदा अपना चुकी थी। अपने रूप, यौवन और दौलत के घमंड में चूर चंदा अब तो कुंवर को भी कुछ भी महत्व नहीं देती थी। अक्सर दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती थी। कुंवर कुछ समझाते तो उल्टे चंदा ही उस पर भारी पड़ती। कुंवर लाख समझाते पर उस पर कोई असर नहीं होता। कुंवर मन महसूस करके रह जाते, आखिर करते भी तो क्या, गलती तो उनकी ही थी। कभी कभी कुंवर को खुद पे बहुत ही गुस्सा आता कि पता नहीं आखिर मैंने इसी में देखा क्या जो इसे शादी कर ली। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, पर क्या करते, किसको क्या कह सकते थे जब गलती अपनी थी। चंदा भी इतनी तेज निकलेगी उसे कहाँ पता था। उसे तो सिर्फ दौलत चाहिए था जो उसे मिल चुका था। बाकी अब उसकी जिंदगी उसकी अपने हिसाब से बीत रही थी। उसे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में अब ठाकुर के लिए कोई जगह नहीं थी। ठाकुर की ही सब गलती थी, इसलिए उसे चुप रहना पड़ता था। आखिर कितना लड़ाई झगड़ा करता।
दोनों चुप रहते, शांत रहते और समझौता करके जी रहे थे। अब कुमार को सब कुछ याद आता, अपने अत्याचार की कहानी, माँ बाप का दिल दुखाना, दुर्गा के वो आंसू, दुर्गा के कहे गए वो सारे शब्द उसे नस्तर की तरह चुभते। ये सब उसे काफ़ी बेचैन कर देता और उसे ऐसा लगता मानो उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगा। वो सिसक उठता, रो पड़ता, भगवान से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता, पर कोई फ़ायदा नहीं। चंदा तो जैसे उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकी थी। उसे ना तो ठाकुर के खानदान की कोई चिंता थी, ना ही कोई लाज शर्म। हार फार के कुंवर ने ही अपना सारा समय और ध्यान अपने कारोबार में लगा दिया था। कारोबार दिन प्रतिदिन उसका कारोबार बढ़ता चला गया था। जितना नुकसान उसने अपने जवानी में किया था, उससे ज़्यादा उसने पा लिया। जितना नुकसान कुंवर ने जवानी में किया था, उससे ज़्यादा उसने पा लिया था। कुंवर के जीवन में अब ना ही शराब था ना शबाब, फिर भी वो काफ़ी शांत दिखता, गंभीर रहता। कभी समय निकाल करके मंदिर भी जाता, थोड़ा पूजा पाठ भी करता। कभी 2-4 महीने में एक बार कुंवर चंदा से जाके दूसरे शहर में मिल आता, तो कभी कभी चंदा ही आकर मिल जाती। इस तरह से जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। कुंवर और चंदा दोनों आपस में एक तरह से समझौता बनाए हुए थे। कभी चंदा बनारस होती तो कुंवर दिल्ली, कभी कुंवर दिल्ली रहते तो चंदा बम्बई। चंदा ने हर बड़े बड़े शहर में कुंवर से कह के ज़बरदस्ती फ्लैट खरीद लिया था। अब उसके पैर कभी भी एक जगह नहीं टिकते थे। वो कब कहाँ रहती, कहाँ जाती, क्या करती, अब कुंवर को भी इस बात की जानकारी वो नहीं देती थी। वो बिल्कुल अपने मन से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। कभी कभी चंदा लखनऊ अचानक आ धमकती, पर कुंवर जब भी बिना खबर किए चंदा से मिलने जाते तो उससे कभी भी भेंट नहीं हो पाती। दिल्ली जाता तो पता चलता मैडम बम्बई में है, बम्बई जाता तो पता चलता बनारस में है। ठाकुर का अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं था। आखिर क्या करते, दोनों एक दूसरे से शिकायत करते भी तो करके क्या करते। कुंवर अपने काम में मशगूल रहता और चंदा अपना जिंदगी जीने में मशगूल थी। उसे बहुत दिनों के बाद कहिए या जिंदगी में पहली बार दौलत मिला था और उसे दौलत का वो भरपूर सदुपयोग कर रही थी। पूरा भरपूर उसका नशा हो गया था दौलत का, और वो दौलत इस तरह से लुटा रही थी मानो कि वो दौलत कभी ख़त्म होगी ही नहीं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से शिकायत नहीं करता। कुंवर को अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुआ था। चंदा अभी इतनी कम उम्र में मां नहीं बनना चाहती थी। उसका कहना था कि 30-35 के बाद ही मैं सोचूंगी। कुंवर को चंदा अभी मां नहीं बनना चाहती थी। कुंवर कह के थक चुके थे कि तुम्हारी नहीं मेरी तो उम्र हो चुकी है, तुम्हें करना ही क्या है, सब कुछ तो नौकर चाकर ही करेंगे। पर चंदा हमेशा एक कुटिल मुस्कान मुस्कुरा के रह जाती, बोलती मुझे अपना शरीर नहीं खराब करना। कुंवर मन महसूस कर रह जाते। अब दूसरी शादी करने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं। देखते ही देखते शादी के 5 साल बीत गए थे, पर इन 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था जिस दिन कुंवर दुर्गा को याद कर आंसू ना बहाए हो। एक दिन ठाकुर अपने किसी डॉक्टर मित्र से मिलने उसके क्लिनिक पहुंचे तो वहां से चंदा को अपनी एक सहेली के साथ निकलते देखा। ठाकुर का दिमाग ठनक गया। चंदा और यहाँ लखनऊ में कब आई, कहाँ ठहरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर जो आते हुए उसे देख लिया था खुद बाहर आए और हंसकर बोले, क्यों यार, उम्र इतनी हो गई है फिर भी अभी भी वही हाल है, तुम नहीं सुधरोगे। और फिर ये चंदा, ये तो सचमुच में चांद है। बातें व्यंग्यपूर्ण थी, ठाकुर को चुप गई। आखिर नहीं रहा गया तो पूछ बैठे, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टर, जिसका नाम की रविशंकर था, वो कुंवर का बहुत ही खास दोस्त था। उसने बोला, क्या बताऊं यार, 2 बार मुझसे ज़बरदस्ती एबॉर्शन करवा चुकी है, ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जो वो लड़की देख रहे हो ना, वो मेरी साली है। डॉक्टर कुंवर को बता रहे हैं कि चंदा 2 बार हमसे ऑपरेशन करवा चुकी है, ना चाहते हुए मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जो उसकी दोस्त है वो मेरी साली है, वो उसकी खास दोस्त है।
पता नहीं ये लड़की क्या करती है, कहाँ जाती है। मैं तो अपनी साली को काफ़ी डांटता हूँ कि इस लड़की के साथ क्यों घूमती फिरती है। डॉक्टर बता रहा है कि चंदा की दोस्त उसकी साली है। वो अपनी साली को हमेशा डांटते रहता है कि इस लड़की के साथ क्यों घूमती फिरती है, ये लड़की अच्छी नहीं है। ना जाने कब किसका बच्चा पेट में लेकर आ जाती है मुझसे साफ करवाने। तो मेरी साली बोलती है कि नहीं, चंदा अच्छी लड़की है, शादीशुदा है, बस अभी उम्र इसकी बहुत कम है, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती है, इसलिए ज़बरदस्ती करना पड़ता है। पर इस बार तो उल्टी ही गंगा बह गई। बोल रही थी, डॉक्टर साहब अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब आप अपने पति का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। जब उसका पूरा चेकअप किया तो पता चला कि 2 बार एबॉर्शन करवाने से तथा कुछ गलत सलत दवाई खाने से के सेवन से उस पर काफ़ी गलत इफेक्ट हुआ है। अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है। मैंने काफ़ी उसके जांच किए पर रिजल्ट निगेटिव ही आया। सुन करके चंदा काफ़ी रो रही थी, बोल रही थी कि मैं पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। बहुत समझा बुझा कर भेजा है, इसे कहते हैं ईश्वर का दंड। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो। कुंवर जो अपनी बर्बादी की कहानी डॉक्टर के मुंह से सुन चुका था, बिल्कुल होश खो बैठा, सिसक उठा, बिल्कुल किसी बच्ची की तरह। डॉक्टर अकबका गया, इसे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जब कुंवर कुछ शांत हुआ था तो डॉक्टर ने एक गिलास पानी लाके उसे दिया और बोला, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ। ठाकुर बोला कि ईश्वर ने दंड उसे नहीं मुझे दिया है, चंदा मेरी ही। ठाकुर फूट फूट कर रो रहा था। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर दंग था कि ये क्यों रो रहा है। तब ठाकुर ने बताया कि चंदा मेरी ही पत्नी है, ईश्वर ने दंड उसे नहीं मुझे दिया है, ये सब मेरे ही पापों का फल है। डॉक्टर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। ठाकुर बोलता है कि चंदा मेरी पत्नी है यार। डॉक्टर दंग रह गया, लेकिन तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली है। ठाकुर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए बोला, अब जिसकी ऐसी पत्नी हो तो वो कोई क्या बताए। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें कर ठाकुर मित्र से विदा हो बाहर आ गए। गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को बोले कि हवेली ले चलो। तो दोस्तों अब मैं उधार के सुख का 9वां भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। 10वां भाग लेके फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल का बटन जरूर दबाइएगा, तब कि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। ढेर सारा थैंक यू मेरा वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।